हम सब ने अपने स्कूल में राष्ट्रीय पर्वों पर राष्ट्रगान और वंदे मातरम ये दोनों ही जरूर गाए हैं, है ना? पर क्या हम जानते हैं कि इन्हें गाने के भी कुछ खास नियम होते हैं? असल में हाल ही में सरकार ने कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं जो सीधे सीधे इन दोनों गीतों के सम्मान से जुड़े हैं। तो आज हम सिर्फ इन नए नियमों को ही नहीं समझेंगे, बल्कि इन गीतों के पीछे जो एक शानदार इतिहास है जिसने इन्हें हमारी पहचान का एक इतना बड़ा हिस्सा बनाया, उसे भी जानेंगे। तो देखिए, हम अपनी बात शुरू करेंगे गृह मंत्रालय के एकदम नए निर्देशों से। जानेंगे कि इन्हें गाने का सही तरीका, सही क्रम और समय क्या है। फिर हम ये भी देखेंगे कि इन गीतों के सम्मान में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और इसके बाद हम चलेंगे थोड़ा सा पीछे समय में और वंदे मातरम के उस रोमांचक इतिहास को खंगालेंगे जब ये सिर्फ एक गीत नहीं था, बल्कि आज़ादी का नारा बन गया था। और आखिर में हम ये भी समझेंगे कि हमारे संविधान में इसे क्या जगह दी गई है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी गृह मंत्रालय के नए निर्देशों को ही समझते हैं। अच्छा, तो इन निर्देशों में सबसे पहले ये बताया गया है कि इन गीतों को कब, कैसे और कितनी देर तक गाया जाना चाहिए। सबसे पहली और बड़ी बात, गाने का एक क्रम तय कर दिया गया है। मतलब जब भी राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत दोनों को एक साथ गाना होगा तो पहला स्थान हमेशा वंदे मातरम का होगा। इसके बाद ही राष्ट्रगान गाया जाएगा। तो ये एक ऑफिशियल ऑर्डर अब सेट हो गया है। अब आते हैं समय पर। देखिए, वंदे मातरम को गाने की जो अवधि है वो 3 मिनट 10 सेकंड तय की गई है। वहीं राष्ट्रगान के लिए ये 52 सेकंड है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा अंतर क्यों? वो इसलिए क्योंकि इन दिशा निर्देशों में साफ साफ कहा गया है कि वंदे मातरम के सभी 6 छंदों को पूरा गाना है। तो यहाँ जब हम इन दोनों की अवधि को साथ साथ देखते हैं तो ये बात और भी साफ हो जाती है कि वंदे मातरम को पूरा गाना एक कई ज्यादा विस्तृत और सम्मानजनक प्रस्तुति है। ये हमें एक तरह से याद दिलाता है कि इस गीत का हर एक शब्द, हर एक छंद कितना महत्वपूर्ण है। और ये जो नंबर है 6, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। नए नियमों में ये बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि अब से वंदे मातरम को पूरा गाया जाएगा। मतलब इसके सभी 6 छंद, सिर्फ शुरुआती 2 नहीं, जैसा कि अक्सर होता आया है। ठीक है, तो गाने का क्रम और समय तो हमने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं और उन नियमों पर ध्यान देते हैं जो इसके सम्मान और पालन से जुड़े हैं। खासकर स्कूलों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। तो सम्मान दिखाने का सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम ये है कि राष्ट्रीय गीत के दौरान हर किसी को सावधान की मुद्रा में खड़े रहना होगा। हाँ, इसमें एक छूट भी है। अगर ये गीत किसी फिल्म या डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा है तो वहाँ दर्शकों को खड़े होने की जरूरत नहीं है, ताकि उनका जो देखने का अनुभव है वो खराब ना हो। और हाँ, स्कूलों में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है। अब सभी सरकारी स्कूलों में दिन की शुरुआत सामूहिक रूप से वंदे मातरम के गायन से होगी। लेकिन यहाँ ये जानना भी बहुत जरूरी है कि ये एक प्रेरक नियम है। मतलब इसका पालन न करने पर किसी भी तरह की कोई सजा या दंडात्मक कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये नए नियम सम्मान का एक ढांचा तो तैयार करते हैं, लेकिन ये कानूनी तौर पर किसी को मजबूर नहीं करते। पर यहाँ एक सवाल उठता है कि आखिर इस गीत को इतना सम्मान दिया ही क्यों जाता है, और इसका जवाब हमें मिलेगा इसके शानदार इतिहास में। तो अब हम नियमों के क्या से आगे बढ़कर क्यों पर आते हैं। चलिए वंदे मातरम के उस ऐतिहासिक सफर पर चलते हैं जिसने इसे सिर्फ एक कविता से आज़ादी की लड़ाई का रणघोष बना दिया। तो इस गीत की कहानी शुरू होती है 1870 के दशक में, जब महान साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसकी रचना की। पर एक दिलचस्प बात बताऊं, इसकी जो पहली धुन थी वो खुद रविंद्रनाथ टैगोर ने तैयार की थी। हालांकि आज हम जो लोकप्रिय धुन सुनते हैं और गाते हैं उसे बनाने का श्रेय यदुनाथ भट्टाचार्य को जाता है। वंदे मातरम का सफर वाकई में असाधारण रहा है। सोचिए, 1870s के दशक में इसकी रचना होती है। 1905 आते आते ये आज़ादी के आंदोलन का प्रतीक बन जाता है। 1907 में ये मैडम भीखाजी कामा के फहराए भारत के पहले झंडे का हिस्सा बनता है। 1950 में इसे राष्ट्रीय गीत का आधिकारिक दर्जा मिलता है। और फिर देखिए, 2002 में एक ग्लोबल सर्वे इसे दुनिया का दूसरा सबसे लोकप्रिय गीत घोषित कर देता है। ये तस्वीर हमें सीधे उस दौर में ले जाती है जब वंदे मातरम सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि हिम्मत का दूसरा नाम बन गए थे।
1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ, उसके खिलाफ जो आंदोलन उठा, उसमें ये गीत क्रांतिकारियों का नारा बन गया। वो इसे गाते हुए लाठियां खाते थे, जेल जाते थे और यहाँ तक कि फांसी के फंदे पर भी झूल जाते थे। मतलब ये गीत उस आंदोलन की आत्मा बन चुका था। और इस गीत की गूंज सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रही। 1907 में सोचिए, जब मैडम भीकाजी कामा ने जर्मनी में भारत का पहला झंडा फहराया, तो उसके ठीक बीच में गर्व से वंदे मातरम लिखा हुआ था। और फिर सालों बाद 2002 में बीबीसी वर्ल्ड सर्विस के एक इंटरनेशनल सर्वे ने इसे दुनिया का दूसरा सबसे लोकप्रिय गीत माना। ये इसकी ग्लोबल पहचान का कितना बड़ा सबूत है। तो इतने शानदार इतिहास के बाद ये तो जाहिर सी बात थी कि आज़ाद भारत में वंदे मातरम को उसका सही सम्मान, उसका सही स्थान मिले। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे क्या दर्जा दिया। 24 जनवरी 1950, ये वो ऐतिहासिक तारीख है जब संविधान सभा ने वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में आधिकारिक तौर पर अपनाया। ये एक तरह से इसके ऐतिहासिक योगदान को दिया गया सम्मान था। और इस मौके पर भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो कहा, वो बहुत बहुत मायने रखता है। उन्होंने कहा था, इस गीत को राष्ट्रगान के समान ही सम्मान देंगे। ये शब्द बिल्कुल साफ कर देते हैं कि शुरू से ही मंशा ये थी कि वंदे मातरम को हमेशा राष्ट्रगान के बराबर ही सम्मान दिया जाए। तो अंत में ये समझना सबसे जरूरी है कि राष्ट्रीय प्रतीक सिर्फ कुछ नियम कानून नहीं होते, वे एक देश की आत्मा की कहानी कहते हैं। ये नए दिशा निर्देश असल में हमें उसी गहरे इतिहास से फिर से जोड़ते हैं और ये हमें इस बात पर सोचने के लिए मजबूर भी करते हैं कि हमारे लिए इन प्रतीकों का असल में क्या महत्व है।